एवरीवन, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है भारत का विदेश संबंध। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कोई भी राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों के साथ अपने संबंध कैसे स्थापित करता है, क्यों स्थापित करता है और किन सिद्धांतों पर स्थापित करता है। भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो भारत अपने राष्ट्रहितों की पूर्ति के लिए दूसरे राष्ट्रों से कुछ अपने मान्य सिद्धांतों के आधार पर अपने विदेश संबंध बनाता है। कोई भी राष्ट्र जब भी अपनी विदेश नीति तय करता है, किसी भी दूसरे राष्ट्र से अपने संबंध बढ़ाता है, व्यापार करता है, रक्षा सौदे करता है या रणनीतिक संबंध बनाता है, तो सदैव उसके पृष्ठभूमि में उस देश का राष्ट्रहित होता है कि कैसे इन संबंधों के माध्यम से कोई राष्ट्र अपने राष्ट्रहितों की पूर्ति अधिकतम मात्रा में कर पाता है। हम भारत की बात करते हैं। भारत जब दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित करता है, अपने विदेश नीति को आकार देता है, तो अपने राष्ट्रहितों की पूर्ति के कौन से प्रयास करता है। सबसे पहले तो यहाँ यह भी बताएं कि किसी भी राष्ट्र का जो राष्ट्रहित होता है उसके मुख्यतः दो भाग होते हैं। पहला राष्ट्रहित का स्थायी पक्ष और दूसरा अस्थायी पक्ष यानी कि परिवर्तनशील पक्ष। स्थायी पक्ष क्या होता है? किसी भी राष्ट्र के राष्ट्रहित का स्थायी पक्ष उस राष्ट्र की अपनी सुरक्षा, अपने सीमाओं की सुरक्षा, अपनी एकता एवं अखंडता की सुरक्षा, संप्रभुता की सुरक्षा, अपने नागरिकों की सुरक्षा, अपने नागरिकों के जीवन को उच्चतम स्तर पर ले जाना, यह सब किसी भी राष्ट्र के राष्ट्रहित का स्थायी पक्ष होता है। जो अस्थायी पक्ष यानी परिवर्तनशील पक्ष होता है वह क्या होता है? बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार जब विश्व में वैश्विक ताना बाना बदलता है, वैश्विक शक्ति संबंध बदलते हैं, वैश्विक आर्थिक नीतियां बदलती हैं या तमाम तरह के भू रणनीतिक परिवर्तन होते हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में कोई राष्ट्र अपने विदेश नीति में यथोचित परिवर्तन लाता है। वह उस राष्ट्र का अस्थायी पक्ष या परिवर्तनशील पक्ष होता है। अब हम बात करते हैं कि भारत या कोई भी देश जिन सिद्धांतों के आधार पर दूसरे देशों के साथ, मैंने कहा कि अपनी संबंध बनाता है, तो कुछ उसके अपने सिद्धांत होते हैं हर राष्ट्र के। तो भारत के अपने कौन से सिद्धांत हैं जिसके आधार पर वह अपनी विदेश नीति का निर्माण करता है? अपने राष्ट्रहितों की पूर्ति के लिए भारत किसी भी राष्ट्र के साथ किसी भी तरह के संबंध स्थापित नहीं कर सकता। ठीक है, राष्ट्रहित प्राथमिकता है और जब भी विदेश नीति निर्धारित की जाती है तो सबसे पहली प्राथमिकता यही होती है कि उस नीति से, दूसरे देश के साथ संबंध से हमारे राष्ट्रहित की पूर्ति हो। लेकिन उसमें भी कुछ शर्तें हैं और ये शर्तें ही सिद्धांत कहलाते हैं। अब भारत कौन से सिद्धांत अपनी विदेश नीति की बुनियाद में रखता है, कुछ बातों पे हम चर्चा कर लें कि भारत के विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत क्या है। तो पहला सिद्धांत है साम्राज्यवाद का विरोध। क्योंकि भारत खुद साम्राज्यवादी शक्तियों का शिकार रहा है, तो भारत हमेशा साम्राज्यवाद की नीति का विरोध करता है और कोई भी राष्ट्र जो साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण करता है, भारत उस देश के साथ अपने वैदेशिक नीति की स्थापना नहीं करता है। दूसरी बात, उपनिवेशवाद का विरोध। भारत साम्राज्यवाद के साथ उपनिवेशवाद का भी शिकार रहा, क्योंकि भारत खुद ब्रिटिशर्स की कॉलोनी रहा, उपनिवेश रहा, तो भारत उपनिवेशवाद का भी विरोध करता है। और कोई अगर राष्ट्र उपनिवेशवाद की नीति का अनुसरण करता है तो भारत अपने विदेश नीति में उस राष्ट्र को स्थान नहीं देता। तीसरी बात, भारत के विदेश नीति का एक प्रमुख सिद्धांत है पंचशील। आप सब जानते हैं कि पंचशील का समझौता सन 1954 में भारत ने चीन के साथ किया था, जिसके 5 सिद्धांत थे। और वह 5 सिद्धांत क्या थे कि एक दूसरे देश की, मतलब प्रत्येक देश, भारत जब भी दूसरे देश से बात करता है, चीन से, तो एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करना,
एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करना, एक दूसरे की एकता व अखंडता का सम्मान करना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना और परस्पर विवादों का संवाद से समाधान करना तथा सह अस्तित्व के साथ रहना, यानी कि साथ साथ रहेंगे, आप भी विकास करिए हम भी विकास करें, और परस्पर एक दूसरे के साथ सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक संबंधों को ऊंचाई तक ले जाना। भारत के विदेश नीति का एक प्रमुख सिद्धांत, हालांकि यह समझौता भारत ने चीन के साथ किया, लेकिन भारत दूसरे किसी भी राष्ट्र से जब विदेश नीति स्थापित करता है, विदेश संबंध स्थापित करता है, तो उसकी बुनियाद में यह पंचशील की ध्वनि अवश्य होती है। फिर गुट निरपेक्षता की नीति, आप सब जानते हैं पूरे शीत युद्ध के दौर में पूरी दुनिया दो गुटों में बंट गई थी। एक गुट वह जिसे साम्यवादी गुट कहते थे, जिसका नेतृत्व सोवियत संघ करता था, और दूसरा गुट वह जिसे पूंजीवादी गुट कहते थे और जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था। इन दो गुटों में कटु प्रतिस्पर्धा चल रही थी। इससे विश्व में तनाव बढ़ रहा था, हथियारों की होड़ बढ़ रही थी, घातक से घातक परमाणु हथियार के निर्माण हो रहे थे। भारत ने कुछ और देशों के साथ मिलकर यह तय किया कि वह दोनों में से किसी गुट में शामिल नहीं होंगे और किसी भी देश के साथ कोई सैन्य संधि नहीं करेंगे। तो क्या नीति अपनाया? गुट निरपेक्ष रहेंगे, न उस गुट में न उस गुट में, बल्कि गुट निरपेक्ष। तो सन 1955 में बांडुंग में गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी गई और सन 1961 में जो यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन आयोजित हुआ। तो गुट निरपेक्षता की नीति भारत की विदेश नीति का एक प्रमुख आधार है। साथ ही साथ परमाणु निशस्त्रीकरण, दुनिया में इतने घातक परमाणु हथियार बने हुए हैं और भारत की विदेश नीति की यह प्राथमिकता है कि हर राष्ट्र से अपेक्षा है कि वो अपने घातक परमाणु हथियारों को नष्ट करे और नए घातक परमाणु हथियार न बनाए। इसके साथ ही उत्तर दक्षिण संवाद, यानी कि विकसित देश और विकासशील देश, आपको बताते चले कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उत्तर मतलब विकसित देश। अगर आप भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण की तरफ देखें तो दुनिया के अधिकांश विकसित देश भूमध्य रेखा के ऊपर की तरफ, उत्तर की तरफ है, और दुनिया के अधिकांश पिछड़े देश, विकासशील देश भूमध्य रेखा के दक्षिण तरफ है। भूमध्य रेखा के दक्षिण तरफ मुख्यतः लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के देश आते हैं, और आप सब जानते हैं कि इस कॉन्टिनेंट के अधिकांश देश क्या हैं, या तो विकासशील है या अल्प विकसित है। तो भारत का मानना है कि दुनिया में विकास की जो परिपाटी है वह उत्तर दक्षिण संवाद, यानी कि विकसित और विकासशील देशों के मध्य परस्पर संवाद से समस्याओं का समाधान किया जाए। किसी मुद्दे पर असहमति है तो उसे सहमति के बिंदु पर संवाद के माध्यम से पहुंचा जाए। यह सब एक रास्ते हैं। फिर उत्तर दक्षिण संवाद करें, उसके पहले ही भारत और क्या है विदेश नीति का? दक्षिण दक्षिण संवाद, यानी कि इसे कई बार अफ्रो एशियाई एकता भी कहते हैं। अफ्रो एशियाई लैटिन अमेरिकी एकता कहते हैं, यानी कि लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के देश परस्पर आपस में मिलकर संवाद करें, एक दूसरे के विकास की रणनीति बनाएं, एक दूसरे के सहयोग से सब राष्ट्र विकास के पथ पे चलें। और जब मजबूत स्थिति में सारे राष्ट्र होंगे तो ज़्यादा संभव होगा कि वह विकसित राष्ट्रों के साथ, यानी कि उत्तर के राष्ट्रों के साथ अच्छे तरीके से बात कर पाएंगे, बार्गेन कर पाएंगे। तो दक्षिण दक्षिण संवाद। और एक सबसे और महत्वपूर्ण चीज़ भारत की विदेश नीति का जो आधार बिंदु है वह है अंतर्राष्ट्रीय शांति। भारत की विदेश नीति का सर्वाधिक प्रमुख बिंदु यह है कि भारत सदैव जब भी किसी राष्ट्र के साथ अपने विदेशी संबंध को स्थापित करता है तो यह ध्यान रखता है कि इसके द्वारा दुनिया की शांति में वृद्धि होनी चाहिए, न कि उस संबंध से दुनिया के शांति को नुकसान पहुंचना चाहिए। यानी कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की नीतियों में विश्वास रखता है। आप सब जानते हैं कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक सदस्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल 51 संस्थापक सदस्य हैं। 24 अक्टूबर सन 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना के समय कुल 51 राष्ट्रों ने उस पर हस्ताक्षर किया था। यद्यपि भारत उस समय आज़ाद नहीं था, तब भी भारत उसके संस्थापक राष्ट्रों में शामिल था और 51 हस्ताक्षरकर्ताओं देश में एक देश भारत भी था। तो यह सब भारत के
विदेश नीति के आधारभूत बिंदु है। अब यह बात करेंगे कि भारत इन सिद्धांतों के द्वारा किस प्रकार अपने विदेशी संबंधों का संचालन करता है। सबसे पहले तो आप अपना पड़ोस भारत का देखिए, यानी कि दक्षिण एशिया। तो भारत के दक्षिण एशिया में हमने आपको पहले भी बताया था अपने पहले वाले एपिसोड में, इस लेक्चर में, कि जो दक्षिण एशिया उसमें कुल 8 देशों की गणना हम करते हैं, जो जिसके आधार पर दक्षेस भी बना हुआ है। भारत उसमें सबसे बड़ा है, लेकिन भारत कभी भी यह प्रवृत्ति नहीं है कि वह हेजेमनिक अप्रोच रखे। सबसे पहले हम लेते हैं पाकिस्तान, कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते कैसे हैं, संबंध कैसे हैं। आप सब जानते हैं कि 15 अगस्त सन 1947 के पहले भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही देश थे। इवन बांग्लादेश भी भारत का ही, एकीकृत भारत का हिस्सा था, इंटीग्रेटेड इंडिया का हिस्सा था। लेकिन 15 अगस्त 1945 को विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान 2 देश बने। यह विभाजन सांप्रदायिक आधार पर हुआ था, इसलिए भारत और पाकिस्तान के बीच में ये जो द्विराष्ट्र का सिद्धांत है, जिन्ना का, यानी कि सांप्रदायिकता का जो सिद्धांत है, वह भारत और पाकिस्तान के जो संबंध हैं उनको हमेशा कटु करता रहता है। यद्यपि आज़ादी के बाद पाकिस्तान ने भी अपने को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहा, भारत ने भी अपने को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहा, लेकिन बहुत जल्दी ही जिन्ना की मृत्यु होते ही पाकिस्तान ने अपने को इस्लामिक स्टेट घोषित कर दिया, जबकि भारत धर्मनिरपेक्ष बना रहा। आपको यह भी बताते चलें कि पाकिस्तान में की कुल आबादी उतनी नहीं है जितना कि भारत में मुसलमान रहते हैं, यानी कि भारत में मुसलमानों की संख्या पाकिस्तान की आबादी से, कुल मुसलमानों की संख्या से ज़्यादा है, अधिक है। और पाकिस्तान इस स्थिति का लाभ उठाना चाहता है। वह बार बार भारत में सांप्रदायिक दंगे करवाना चाहता है, भारत की सामाजिक शांति, सांप्रदायिक सौहार्द को हमेशा क्षति पहुंचाना चाहता है। इसलिए वह भांति भांति की कूट रचना और भांति भांति के इस तरह के गंदे प्रयास, नापाक प्रयास करता है। साथ ही पाकिस्तान भारत को कमजोर करने के लिए आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देता है। वह भारत बड़ा आसान उसके लिए होता है कि भारत के सामाजिक संस्कृति को नुकसान पहुंचाए, सांप्रदायिकता के आधार पर कुछ लोगों को बरगलाए, या अपने देश से कुछ लोगों को भारत में घुसपैठ करा दे और यहाँ आतंकवाद की घटनाओं को जन्म दे। इसके तमाम उदाहरण हैं, मुंबई का घटना 26/11 और इस तरह के तमाम एक फहरिस्त है, आप सब जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है, एक लंबी फहरिस्त है। अभी हाल में आप देखिए पहलगाम में जिस तरह से नृशंस हत्या कराई गई, सांप्रदायिकता के आधार पर हत्या कराई गई, तो यह सब पाकिस्तान की नापाक स्थिति है जो लगातार वो करता रहता है। वहाँ के जिया-उल-हक वहाँ के राष्ट्रपति थे, जो सेनाध्यक्ष भी रहे थे, उन्होंने ऑपरेशन टोपाक चलाया था। उस ऑपरेशन टोपाक के माध्यम से भारत में आतंकवाद की गतिविधि को उनके रणनीति का एक स्थायी हिस्सा बना दिया गया और इस प्रकार वह भारत की एकता को कमजोर करने की कोशिश करता है, भारत के सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करता है। इसके साथ कश्मीर एक ऐसा राज्य था जब विभाजन के समय कश्मीर ने न तो पाकिस्तान में न भारत में विलय का निर्णय लिया, लेकिन जल्दी ही पाकिस्तान ने ऐसी स्थिति क्रिएट कर दी कि कश्मीर के राजा हरि सिंह भारत में विलय को तैयार हो गए और भारत में की विलय संधि पर हस्ताक्षर कर दिया। और पाकिस्तान को यह बात कभी गले से नीचे नहीं उतरी, क्योंकि कश्मीर की अधिकांश आबादी मुसलमान थी, तो इस्लाम के नाम पर वह भड़काने का काम करता रहा। और जल्दी ही जब हरि सिंह थे तभी उसने अटैक कर दिया था कश्मीर पर और एक बड़ा हिस्सा कश्मीर का जीत लिया था, जिसे आज पाक अधिकृत कश्मीर POK कहते हैं। पाक अधिकृत कश्मीर न केवल उसने जीत लिया, बल्कि उसका 5000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया उसने चीन को दे दिया है सन 1963 में एक संधि करके, जिस क्षेत्र से होते हुए चीन ने रणनीतिक रास्ता, सड़क बनाई है जो पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह तक जाती है। यह भारत की सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा उत्पन्न करता है। तो पाकिस्तान इस तरह की गतिविधियां जानबूझ के करता है। यही नहीं, POK में पाकिस्तान बहुत सारे आतंकवादी कैंप चलाता है और उसके माध्यम से इन्फिल्ट्रेशन करता है, भारत में घुसपैठ कराता है आतंकवादियों की, और कश्मीर ही नहीं भारत के बाकी हिस्सों को भी अशांत करने की कोशिश करता है। इसके साथ साथ पाकिस्तान दुनिया के सभी अंतर्राष्ट्रीय मंच पे
भारत की छवि को खराब करने की कोशिश करता है, कश्मीर मुद्दे को बार बार उठाता है, जिसे द्विपक्षीय से बहुपक्षीय बनाने की कोशिश करता है, और भारत में मानवाधिकार की बात कह के या मुसलमानों के उत्पीड़न की बात कह के इस तरह से भारत को बदनाम करने की कोशिश करता है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो रिश्ते हैं वह बहुत कटु रहे हैं, और ऐसा नज़र नहीं आता कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते में सुधार की बहुत गुंजाइश हो। हमको बताने की ज़रूरत नहीं है, सिंधु जल समझौता जो भारत ने किया, इसमें भारत की तरफ से एक तरफा पाकिस्तान को छूट दी गई कि सिंधु जल समझौते के तहत यद्यपि वह नदी भारत से निकलती है, लेकिन इसका 80% जल पाकिस्तान को स्वीकृत किया गया कि आपके हिस्से में जाएगा, लेकिन इसका भी पाकिस्तान मिसयूज़ करता है। पंजाब में आतंकवाद को जन्म देता है और खालिस्तान के समर्थक जो आतंकवादी हैं उनको अपने यहाँ प्रश्रय देता है। इस प्रकार बहुविध तरीके से वह भारत को कमज़ोर करने की कोशिश करता है, और इसलिए ऐसा प्रतीत नहीं होता कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे हो पाएंगे। अब रह गई बांग्लादेश, तो बांग्लादेश को जन्म भी भारत ने दिया था। पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी 1971 में, और पाकिस्तान को हरा के पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिया था भारत ने। तो एक टुकड़ा जो पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था वो बांग्लादेश कहलाता है आज, और पश्चिमी पाकिस्तान पाकिस्तान कहलाता है। हालांकि कुछ वर्षों तक तो बांग्लादेश से हमारे संबंध ठीक रहे, लेकिन वहाँ कट्टरवाद का जैसे जैसे उभार होता गया, पाकिस्तान ने वहाँ जानबूझ के, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI वहाँ जानबूझ के ऐसे तत्वों को प्रश्रय देती रही, बढ़ाती रही और भेजती रही, जिन्होंने वहाँ कट्टरता को जन्म दिया, कट्टरता को बढ़ाया, और एक ऐसी स्थिति आ गई कि आज बांग्लादेश में भारत के खिलाफ बहुत ही प्रतिक्रियात्मक भाव पलता है, और वहाँ एक बड़ा समुदाय है जो भारत के प्रति सांप्रदायिक असहिष्णुता का भाव रखता है। नेपाल, आप जानते हैं कि भारत के प्रभाव का क्षेत्र रहा है। आज भी नेपाल के संपूर्ण व्यापार का लगभग 45 से 50% हिस्सा भारत के द्वारा ही संपन्न होता है। नेपाल के इकोनॉमी में भारत का लगभग 40 से 50% का योगदान है। उसके संपूर्ण व्यापार में भारत का लगभग ऐसे ही 45% का योगदान है। तो नेपाल अपने अस्तित्व के लिए बहुत कुछ भारत पर निर्भर है, लेकिन वहाँ पाकिस्तान और चीन के नापाक घुसपैठ के द्वारा नेपाल में भी इस तरह की स्थिति बनाने की कोशिश की जाती रही है कि नेपाल भारत के विरुद्ध खड़ा हो जाए। इसके अतिरिक्त आप भूटान देख लीजिए। भूटान भारत का संरक्षित राष्ट्र है, और भूटान के संपूर्ण बजट का लगभग 90% हिस्सा, लगभग 90% हिस्सा भारत के द्वारा फंड किया जाता है। भारत उसकी सुरक्षा, उसके आर्थिक समृद्धि, उसकी आर्थिक आवश्यकता, इस सब का 80 से 90% खुद यह जिम्मेदारी वहन करता है। इसीलिए भूटान भारत का संरक्षित राष्ट्र है। भूटान की अपनी कोई इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी तब तक नहीं हो सकती जब तक कि भारत उस पर अपनी मुहर न लगाए, अपनी अनुमति न दे। श्रीलंका और अफगानिस्तान और मालदीव, ये जो 3 देश हैं, इन देशों की स्थिति यह है कि श्रीलंका में जो आंतरिक तनाव है वह आरोप लगाता है भारत पर, क्योंकि वहाँ सिंघली और तमिल का जो तनाव है वह कहता है कि जो तमिल है वह भारत द्वारा भेजे गए हैं, और इस बात को लेकर अपने मन में एक गांठ बनाता है। लेकिन यह गांठ इतनी बड़ी नहीं होती। जब चीन ने वहाँ हस्तक्षेप करना शुरू किया, चीन ने वहाँ के बैंक को सपोर्ट करना शुरू किया, वहाँ फंडिंग करनी शुरू की, उसको उधार देना शुरू किया, तो उसके माध्यम से वह श्रीलंका की नीतियों को भारत के विरुद्ध बनवाने या प्रभावित करने की कोशिश करता रहा। और इसका परिणाम यह हुआ कि विगत दिनों आपने देखा कि श्रीलंका की संपूर्ण अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई और वहाँ की सरकार को भागना पड़ा। तो वहाँ भी अराजकता की स्थिति बन गई। अफगानिस्तान में पाकिस्तान खुद फंस गया है, वहाँ तालिबान का शासन है। भारत ने अपनी रणनीतिक आवश्यकताओं को देखते हुए अफगानिस्तान से अपने संबंध सुधारे। आज तालिबान की सरकार भले ही अफगानिस्तान में है, लेकिन भारत का एक बड़ा निवेश तालिबान में है, जो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के काम कर रहा है, सड़क बना रहा है, आधारभूत ढांचे का निर्माण कर रहा है। और इस प्रकार अफगानिस्तान और भारत के संबंध ज़्यादा मधुर हैं बनिस्बत अफगानिस्तान और पाकिस्तान के संबंध की। मालदीव में जरूर वहाँ सांप्रदायिक तनाव को जन्म देने की कोशिश की। मालदीव से भारत के संबंध हमेशा बहुत अच्छे रहे, लेकिन वहाँ के वर्तमान जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उन्होंने मालदीव को में भारत के विरुद्ध सेंटिमेंट को जगाने की कोशिश की,
हालांकि मालदीव एक छोटा सा देश है जिसकी संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर्यटन से चलती है। भारत के पर्यटकों ने वहां जाने से बहिष्कार किया और इसका उल्टा प्रभाव पड़ने लगा मालदीव पर। जल्दी ही मालदीव की सरकार को इस बात समझ में आ गई और अंततः उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए भारत के साथ अपने संबंधों को पुनः मधुर करने का प्रयास शुरू किया। तो आज के एपिसोड में इतनी ही बात करेंगे। फिर अगले एपिसोड में दुनिया के अन्य देशों के साथ भारत के संबंधों की चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।